की सावन भादो में गोरी कलाई कादो में, ये भी 10% से 20% लोगों को मैं हमेशा प्रयास करता हूँ डेली में। अभी जनता जिस तरीके से दो खेमे में बटी हुई है, सीओ पैसा लेती है कि पटना की सरकार चुनने से आपका दैनिक जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। पटना के सड़कों पर चलेंगे तो तमिलनाडु की राजनीति समझा देगा वहां। अभी आप देख रहे हैं मेरा खास सेगमेंट चुनाव 2025। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ मधुबन विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी रह चुके, एक बार शिवसेना के टिकट पर, दूसरी बार निर्दलीय, और अधिवक्ता शशि रंजन कुमार उर्फ सोनू सिंह। इनसे हम जानेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी क्या रणनीति है और ये किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए दोनों ताल ठोक रहा है और दोनों के प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी आचार संहिता लगी नहीं है, चुनाव की घोषणा होनी बाकी है और इनकी तैयारी किस तरीके से है और अपने लिए यह कितना अवसर 2025 के विधानसभा चुनाव में मधुबन से देखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको और आपके सभी श्रोता को, आपके टीम को मैं शशि रंजन कुमार और पेशे से अधिवक्ता, जैसे आपने बताया, और 2 बार चुनाव भी लड़ा हूँ। आपका जैसे जैसे प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न का मैं बिंदुवार उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और चुनाव के संदर्भ में 2025 में आप अपने लिए कितना अपॉर्चुनिटी मधुबन विधानसभा से देख रहे हैं? किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी, जहां तक मौके की बात है तो मौका तो उसको बहुत सारे मौके हैं, बहुत अपार संभावना है मौके को, उसको किसी संख्या या किसी शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूँ, अपनी बात करता हूँ, अब 2025 जो मधुबन विधानसभा का ये जो चुनाव होने जा रहा है या होने वाले जो सामने संभवतः नवंबर में हो जाएगा। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि नवंबर में निश्चित रूप से हम लोग अपना मतदान का प्रयोग कर चुके होंगे। अब मधुबन में पिछले 10 साल से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 20 सालों से थोड़ा बहुत 20 का समय हटा दिया जाए, लगभग 40 महीने का कहा या 30 महीने का समय हटा दिया जाए तो एनडीए का ही विधायक रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और 10 साल जनता दल यूनाइटेड के रहे हैं। मतलब 20 साल से लगातार मधुबन में मधुबन विधानसभा पर बिहार सरकार के समर्थित विधायक ही रहे हैं। बीच के कुछ अपवाद समय को छोड़ दिया जाए। आपको यहाँ कितना अपॉर्चुनिटी अपने लिए दिख रहा है? नहीं, अपने लिए जहां तक मेरी संभावना है, मेरे लिए तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए पूरा संभावना है। गत चुनाव 2020 में मुझे तीसरे नंबर पर गिरते पड़ते लोगों ने पहुंचाया, लेकिन समस्या क्या है, मैं उसी समस्या को विस्तार रूप से आपके समक्ष रखना चाहता हूं। लोग ये समझ लेते हैं या लोगों को एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशी हमेशा ये समझाने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, और 2 ध्रुवीय राजनीति करने की चेष्टा की जाती है। जबकि हमारे यहाँ का हमारा संविधान भी सत्ता का विकेंद्रीकरण और पावर का भी विकेंद्रीकरण की बात करता है। मूल रूप से दोनों पार्टी के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा खड़ा कर देगा कि ये है। इससे ये दरअसल जनता को और लोकतंत्र में जनता को गुमराह करने का तरीका। मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर 2 ध्रुव है, एक एनडीए और एक महागठबंधन, और आप एक बार शिवसेना से लड़े हैं लेकिन दूसरी बार निर्दलीय। लेकिन आपका जो राजनीतिक ट्रेंड हम देख रहे हैं, आप किसी दल से कांटेक्ट नहीं करते हैं। वर्तमान में बिहार में जितने भी अपोजिट या सत्ता पक्ष के विधायक है, उनका एक स्टैंड है कि वो फलाने दल के तरफ झुकाव रखते हैं और उस दल से चाहते हैं कि टिकट मिले। लेकिन बिहार की राजनीति में और मधुबन में खास करके आपका जो 2 चुनाव पिछला हमने देखा, आपको दल के प्रति उतनी सहानुभूति नहीं है और आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ कैसे तलाश करेंगे? मैं आपके इस प्रश्न को मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न को जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा पर्याप्त समय दीजिए। मैं जान रहा हूं कि 2 व्यक्तियों के बीच में चर्चा है, लेकिन इसको थोड़ा सा समय दीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दरअसल ये दोनों बड़े गठबंधन जो है, या दोनों जो बिहार का सत्तासीन, जहां मैं समर्थ किया था अपने प्रश्न का जब वहीं से शुरू कर रहा हूं, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों मुख्य बिंदु से लोगों का ध्यान हटाते हैं और 2 ध्रुवी में चुनाव को करने का प्रयत्न करते हैं। इस ध्रुव में हम लोग जैसे लोग जो चाहते हैं सही में कुछ व्यवस्था बदले, मैं सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था बदलने की बात कर रहा हूं। अब मैं इसलिए मैं इसमें थोड़ा हम लोगों के ऊपर ज्यादा
प्रेशर रहता है कि कैसे इन दोनों सेगमेंट से जनता को बताएं, इनके संदर्भ में इनके अब उदाहरण दे रहे हैं। 20 साल से लगातार यहाँ पर जो है लगभग एनडीए का तो विधायक है, उनके अब अंचल कार्यालय चले जाइए मधुबन, हमारी सीओ साहिबा हालांकि संस्कारिक महिला है, बीपीएससी के अधिकारी हैं, वो किसी जबकि सबसे जूनियर लेवल के अधिकारी हैं, वो अंचल अधिकारी, प्रखंड अधिकारी, प्रत्यक्ष रूप से जनता से संवाद करने वाले अधिकारी है। आप उनके यहाँ जाइए, कार्यालय के बाहर में लिखा है कि हम आपसे 11 से 2 ही मिलेंगे, और तो अब सीओ साहब के ऑफिस के बाहर ये प्रमाण लगा हुआ है। साधारण नामांतरण, जैसे लोग कोई जमीन लिखाता है उसका नामांतरण करना है, उसमें लोगों को किस तरह से गुमराह किया। मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है कि सीओ साहब पैसा लेती है, लेकिन ऐसा जनमानस में चर्चा है कि सीओ पैसा लेती है। अब इसकी सत्यता तो सीओ साहब ही जवाब देंगे कि इसकी क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप आम जनता में जब चर्चा जब करेंगे तो सीओ साहब पर यह आरोप लगता है कि सीओ साहिबा जो है तो पैसा लेकर करती है। अब मैं नहीं जानता हूं इस संदर्भ में कि जनता कैसे जानती है क्या बोलती है, लेकिन वो जनता से मिलती नहीं है, ये तो मैं निजी तौर पर मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है। मैं एक बार आपको बात बता रहा हूँ, एक बार मैं देखा कि वहां पर माननीय विधायक महोदय के एक प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए थे, उससे वो बात कर रही थी, मैं वहां पर खड़ा था, जबकि मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं, और मुझे बैठने तक के लिए बात नहीं कही, कर रही कि मेरा दिमाग खराब आप कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिहार में ऐसा जो एक मिनट आप जो कह रहे हैं इसमें मेरे लिए अवसर, तो ये अवसर सारा मेरे लिए है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जनता को यह समझना होगा कि पटना की सरकार चुनने से आपका दैनिक जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ के 3.25 लाख मतदाताओं को यह समझना होगा कि धर्म और जाति के आधार पर चुनाव में मतदान करने से उनकी दैनिक जीवन की परिवर्तन नहीं होने वाली। इसलिए हम जैसे लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको दलों के दलदल से निकाले, तो हम लोग जैसे लोगों को मजबूत करना होगा। कम से कम एक बार 5 साल का तो बात है। मैं तो ये भी कहता हूं कि 3 साल पर सब कुछ से व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा ले लिया जाए कि 3 साल में आप अपने परफॉर्मेंस 60% 70% भी नहीं कर पाए तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ये तो राइट टू रिकॉल की बात आप कर रहे हैं, ये तो जिसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला था, राइट टू रिकॉल, लेकिन वो अभी अमल में नहीं है। लेकिन आपने एक बात कहा कि निर्दलीय, आप जो बोले हैं कि आप जैसे लोगों को समर्थन किया जाए, और यहाँ के विधायक से बिहार नहीं चलता है, लेकिन बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार दलीय आधार पर ही गठित होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अकेला जीत करके मधुबन या बिहार का तकदीर बदल देंगे? सबसे पहले बात है कि आपका जो भी प्रश्न है, मैंने कभी नहीं कहा पॉलिसी के संदर्भ में। सरकार के 2 कंपोनेंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहेंगे हम 2 बिंदु पर। मैं पॉलिसी निर्माण जो सदन में विधानसभा और लोकसभा में पॉलिसी का जो निर्माण होता है उस संदर्भ में मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिसी क्रियान्वय, जो योजना क्रियान्वय की जाती है ग्राउंड जीरो पर, उस क्रियान्वय में जो समस्या है उस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं पॉलिसी, निश्चित रूप से पॉलिसी मेकिंग में मेरी कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं हो सकती है, और वैसे भी बिहार विधानसभा तो चलता ही नहीं है। पूरे साल में आप देखेंगे तो 2-3 महीना मुश्किल से चलता होगा। लोकसभा तो चलता है, राज्यसभा तो चलता है, तो पॉलिसी मेकिंग में मेरी भूमिका एज ए निर्दलीय बहुत नहीं हो सकती है। मैं ये समझ रहा हूं। अपनी बात में निश्चित रूप से मधुबन विधानसभा के 3.25 लाख मतदाताओं का बात मैं जरूर पहुंचा दूंगा संवाद के तौर पर, लेकिन जो पटना से या मोतिहारी होते हुए ब्लॉक में जो आती है योजनाएं, उसकी क्रियान्वयन कैसे हो रही है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आप हमेशा पंचायत का साल में 4 बार मीटिंग प्रखंड में होता है। कितने जनता को मालूम है कि कितने बार कब कौन को कैसे किस योजना पर क्या क्या हुआ। मैं कहता हूं ये पब्लिक मधुबन 20-22 एकड़ जमीन में फैला हुआ अंचल कार्यालय का बिल्डिंग है, मतलब कैंपस है, उसमें पर्याप्त जगह है। यहाँ के हर एक पंचायत में डुडुगी पिटवा के लोगों को बुलाया जा सकता है कि देखिए ये क्रियान्वयन जो है एकदम पारदर्शी होनी चाहिए। इस तरह की जब पारदर्शी होगी, हमारा कहना है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें समाज का अंतिम व्यक्ति जो सही मायने में
हाशिए पर है वो मुख्य धारा की तरफ ऐसा ही माध्यम से लौटेगा। और 20 साल से एनडीए इसमें विफल है, चाहे माननीय शिवजी राय जी हो तो पूर्व उनकी बात करना छोड़ दें, और वर्तमान हमारे आदरणीय विधायक जी राणा रणधीर बाबू हैं, ये भी विफल है। 10 साल से आप भी यहाँ विपक्ष की राजनीति में है, लेकिन 10 साल के बीच में आप जनता को किस तरीके से जागरूक करने का काम किया है, और जनता को आपने किस तरीके से मोटिवेट किया है कि वे अपना हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़े? सबसे ये आपका स्पेसिफिक्स मेरे से सवाल है, और इस पर मैं आपको स्पष्ट रूप से इस पर बताना चाहूंगा। देखिए, सन 2020 और 2015 दोनों चुनाव के संदर्भ में हम बात वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरी राजनीतिक इलेक्ट्रोल कम से कम भागीदारी 2015 से है। 2015 में आपने ठीक कहा कि मैं आया, चुनाव लड़ा, सीखा बहुत कुछ, लेकिन उस समय मेरे पास 2000 से नीचे मत आया, 1.2 या 2-3% के आसपास में मत था, और इस बार 2-2.25% के आसपास में मत आया। लेकिन मेरी 2% तो आया वोट जनता के बीच में, क्योंकि हमारे पास में उस तरह का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ही बहुत ज्यादा। आपसे बातचीत करने का मेरा एक ही रीजन है कि यहाँ हर एक दल, हर एक गठबंधन के प्रत्याशी जो संभावित है उनके पास मीडिया के लोग जाते हैं, बातचीत होती है। आपके जैसे लोग हाशिए पर हैं, आप जो अपना विजन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह विजन आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाइएगा, क्योंकि अभी जनता जिस तरीके से 2 खेमे में बटी हुई है, उसी तरीके से जो संभावित प्रत्याशी भी हैं वो भी 2 खेमे में है। तीसरा खेमा जनसुराज का है, वो लोग उसके तरफ भी है, 3 खेमों में बटे हुए हैं। लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि आप इस तरीके से 2%, 2.25% वोट ला करके क्या साबित करना चाहते हैं मधुर में? आपका प्रश्न जो है, 2 खेमा में लोग बटे हुए हैं। मूल रूप से इस देश में अगर जैसे मैं ये प्रश्न पर आता ही हूं, पहले मैं इससे पहले वाला प्रश्न का आपका उत्तर दे दूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जैसे मैं बता रहा था कि 2-2.25% तक वोट मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं 10% से 20% लोगों को मैं हमेशा प्रयास करता हूं डेली बेसिस पर, प्रतिदिन एज ए अधिवक्ता के तौर पर, यहां से लेकर कचहरी तक, कलेक्ट्रेट तक, बहुत सारे लोगों का आवेदन को मैं स्वयं लिखता हूं और देता हूं। मैं उनको प्रशासन की क्रिया के संदर्भ में समझाता रहता हूं। मैं ये भी बताता हूं कि मतदान में आपने क्या गलती की है। मेरा कोई बहुत ज्यादा व्यक्तिगत निजी लोग इस संदर्भ में नहीं है। मैं पूरी तरह से प्रयास करता रहता हूं लोगों को ये समझाने का कि प्रशासन कैसे वर्क करता है। मैंने जैसे बताया आपको सीओ के संदर्भ में कि कोई जरूरत नहीं है सीओ से म्यूटेशन के लिए मिलने का, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, टेम्पोररी नंबर मिलेगा, अगर उसको ऑब्जेक्शन फाइल करती है तो आप आवेदन लिखिए, स्कैन कीजिए, अपलोड कीजिए। नहीं कोई करेगा, मैं करूंगा। तो मैं लगातार लोगों को, मेरे पास जो सामर्थ्य है, जो मेरा सिस्टम है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बहुत ब्रॉड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो संकुचित संदर्भ में आपको दिख सकता है, लेकिन उसका असर व्यापक होगा ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा मुझे प्रतीत होता भी है कि वो व्यापक होगा। अब दूसरी बात आपने कर दिया विचारधारा के आधार पर। मैं किसी व्यक्ति का तो निजी नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस देश में मूल रूप से 4 वैचारिक राजनीति की स्थिति है। दक्षिणपंथी जिसे हम राइट विंग कहते हैं, वामपंथी जिसे हम लोग कम्युनिस्ट कहते हैं, एक मध्यमार्गी जो कांग्रेस पार्टी है, और एक जो है समाजवादी। मधुबन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अभी हमें पटना की राजनीति के संदर्भ में नहीं बोलने जा रहा हूं, अभी मधुबन पे मेरा फोकस है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार मैं सदन में जाऊंगा तो पूरे बिहार के संदर्भ में मधुबन की जनता को गर्व होगा कि मेरा विधायक बिहार के संदर्भ में भी बात करता है, देश के संदर्भ में भी बात करता है। ये जो 2 दूरी बनी हुई है अभी, जो अभी आजाद करे, खास करके आरजेडी के लोग और बीजेपी के लोग जो कहते हैं, अच्छा बीजेपी वाले तो क्लियर कट दक्षिणपंथी जो राजनीति की बात कहते हैं, कम से कम कितने आदमी 1980 में नानाजी देशमुख को पढ़े हैं? किसने आदमी को एमएस गोलवालकर के ब्रांच ऑफ थॉट वी द नेशन डिवाइड पढ़े हैं? अब उनकी वैचारिक की स्थिति में घोर अभाव है। लेकिन सत्ता तो मिल रही है, स्वामी सत्ता मिल रहा है, ठीक है, वो सत्ता मिलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में जो लोग खेमा बंदी कर रहे हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो मैं इस खेमा का हूं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक भी दक्षिणपंथी राजनीति से बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, और समाजवादी राजनीति करने वाले लोग को, कितने आदमी को जो है मंगनीलाल मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होगा? कितने आदमी को मालूम है कि 1971 में भोला पासवान शास्त्री जब बिहार के हमारे मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में यह गठन हुआ था? कितने आदमी को मालूम है कि उसमें बहुत सारे दिग्गज जो समाजवादी राजनीति का आजकल चेहरा बना हुआ है, उन लोगों ने विरोध किया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर 1978 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के भारत रत्न मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब
जो आरक्षण की नीति लेकर आए थे। 12%। देखिए, मैं आगे भी कहता हूं कि उस समय उनके संदर्भ में विधानसभा जो नारे लगे वो कहीं से भी बिहार की राजनीति के लिए उचित नहीं है, लेकिन समाजवादी लोग भी जो लगाए अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादो में, ये भी उचित नहीं है ना। सिक्के के दोनों पहलू को देखिए। ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब क्या बोलते हैं, एक शब्द मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वे लोग काफी दबे नीचे लोग हैं जो राजनीति का दाम बंद करते हैं। मैं उनको समझनी चाहिए कि मगनीलाल मंडल की रिपोर्ट में क्या था, क्या था मगनीलाल मंडल की रिपोर्ट में, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। मगनीलाल मंडल एक उनके नेतृत्व में जो कमीशन 1971 में समाजवादी आंदोलन जब उस समय चलते थे, तो उन्होंने कहा, हालांकि 1967 में तो मृत्यु हो गई थी लोहिया जी की, तो लोहिया जी कहते थे अब की बार ने पिछड़ा 100 में 60 की मतलब इलेक्शन कमीशन का प्रचार कर रहे हैं। कहता था कि इस 12 में जो सर्वश्रेष्ठ है, स्वीप कार्यक्रम चला रहे हैं, 12 में जो सर्वश्रेष्ठ है आप उसको वोट दीजिए, किसी पार्टी को वोट नहीं दीजिए। जो कैंडिडेट बेहतर है, जो सोच सकता है बेहतर, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको वोट दीजिए। हाँ। अगर ये लाइन का आप कम से कम गवाह हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रशांत जी आज 2025 में वही बात कह रहे हैं, अगर हम भी गलत आदमी को टिकट दे रहे हो तो किसी भी पार्टी का जो सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट है उसको वोट। अब भले बिहार उनका कांग्रेस बड़ा है, बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन वो मेरा लाइन बोल रहे हैं कि मैं उनका लाइन तो कर रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं, ये लाइन मैं उस 2015 में बोलता था जब ये हो, और मैं आपको टोका भी था कि आप कार्यक्रम चला, इसलिए मैं आपके इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि उसका विटनेस है, तो आप समझ जाएंगे कि इस लाइन को मैं लाइन को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। फर्क कितना है कि इस बात पर वो भी मेरे साथ सहमत है या मैं उनके साथ। लेकिन बिहार के राजनीति दूसरी बात पे मैं आप कह रहा हूँ, प्रशांत जी कोई पोजीशन तो होल्ड नहीं कर रहे हैं पब्लिक ऑफिस, उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति हो सकती है, उनका इनकम टैक्स आप देख लो, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल तो किया ही होगा, आप देख सकते हो। लेकिन वो जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वह व्यक्ति पब्लिक ऑफिस को बियर करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं आप अशोक बाबू, ग्रामीण विकास मंत्री की, ग्रामीण विकास मंत्री है वो। अब मेरा तो ये भी मानना है कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण दो जो बनाए हुए दोनों एक ही होना चाहिए, जैसे लघु सिंचाई और जल संसाधन एक होना चाहिए। नहीं, उनका जो आरोप है, मतलब अभी 4 पॉलिटिशियन है बिहार में। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ आपका प्रश्न। अब वो अशोक चौधरी पर लगाए, दो आरोप नहीं लगाए, आरोप के साथ क्यों लगा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और आज भी बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले हैं प्रशांत किशोर। वो अच्छी बात है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में सब तो होता है, होना ही चाहिए, कोई हम लोग अमेरिकन पीपल थोड़े हैं। ये तो अच्छी, प्रशांत जी जो कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज मैं 95% शब्दों से उनको सहमत हूँ। अब उदाहरण के तौर पर उन्होंने अशोक चौधरी पर लगाया एलिगेशन, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट के साथ दिए। दूसरा सम्राट चौधरी के संदर्भ में बोले तो सर्वविदित है ना, सम्राट नहीं, ये तो उन्होंने गलत एफिडेविट दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो निश्चित रूप से वो वही डॉक्यूमेंट के साथ बोल रहे हैं। मंगल पांडे कह रहे हैं उनकी पत्नी के पास 2 करोड़ का संपत्ति खाते में पैसा है, तो झूठ बोल रहे थे ना। तो ये सारे के सारे जो तथ्य है प्रशांत जी के समक्ष जो उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ, हालांकि उनके पॉलिटिकल पार्टी उनके कैंडिडेट से मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यह भी मानना है कि जितने बिहार के फ्यूज बॉल है उसी को रखे हुए हैं, फ्यूज बॉल। अब उदय बाबू पूर्णिया से 2 फ्यूज हो गए, जन स्वराज पहुंचे उनके अध्यक्ष हैं। आप देख लीजिए जितने फ्यूज बॉल लोग हैं वही लोग हैं, और ये सारे लोग अगर आईएएस और आईपीएस लोग उनके सहारे बिहार बदलने चले हैं। अब बिहार बदल रहे हैं, तो कैसे संभव होगा? अब सुन रहे थे मतलब उनके तो अब वाईबी गिरी, हम भी उसी प्रोफेसर से उनको मैं प्रणाम करता हूँ, बिहार के लीगल वर्ल्ड में बहुत नाम है। प्रशांत गिरी है, प्रशांत गिरी। अब प्रशांत गिरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वाईबी गिरी साहब की। 75 साल प्लस है, अब 75 साल में कौन सा परिवर्तन करेंगे? 75 साल में क्या परिवर्तन करेंगे? बसंत चौधरी साहब, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बिहार के लीगल वर्ल्ड के बड़े नाम है। 75 साल की उम्र में क्या परिवर्तन करोगे यार? तो ये कलेक्शन ऑफ फ्यूजेस है, तो इनका भी कोई भविष्य बिहार में तो इनको मैं चूंकि शुरुआती दौर में जो पद यात्रा कर रहे थे लगभग 3 साल चले, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना साधन संपन्न व्यक्ति हो, जो हर आर्थिक रूप से संपन्न मजबूत हो, उसके बावजूद भी बिहार की गलियों पर 3 साल खाक छाना है, तो उसके मेरिट को प्रणाम करना ही चाहिए लोगों को। और एक बिहारी वो ऐसा बिहारी है कि जितने दूरी पर उससे राहुल है उतनी दूरी पर पीएम है, उतनी दूरी पर ममता है, उतनी दूरी पर स्टालिन है, उतनी दूरी पर उद्धव है।
तो क्या और इन सारे लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है, तो उस आदमी के मेरिट को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो बिहार के केजरीवाल साबित होंगे। नहीं, केजरीवाल देखिए, उनका दूसरे लाइन से मैं एक और सहमत हूँ, मूल बिंदु एक और प्रशांत जी के एक लाइन से और मैं सहमत हूँ कि पूरे दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो आंदोलन से कुछ नहीं हुआ है। सही है, थोड़ा बहुत जो भी मैंने हिस्ट्री हम आप लोग से सुनते हैं पढ़ते हैं, तो ये सही बात। तो बिहार फ्रेंच मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा हमको इस पर समय दिया गया है। 1974 में जेपी का मूवमेंट हुआ, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, समाजवादियों ने क्या किया 2 साल सत्ता में रहने के बाद, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी है आ गए प्रचंड बहुमत से, मतलब वो आंदोलन का मकसद ही समाप्त हो गया। अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ 2011 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल है, एक के साथ एक दारू फ्री किया। मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं होंगे, मैं मान लिया ये बात आपकी, इससे कोई मैग्नेसस अवार्ड से सम्मानित है, ये भी बात मैं मान लिया। ये क्या एक के साथ एक शराब फ्री करेंगे आप, एक सेकंड के लिए भी आप करते हैं तो महापाप के भागी हैं, महापाप के भागी हैं। और अरविंद और प्रशांत किशोर ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, IRS नहीं रहा है, वो IPS नहीं रहा है, वो एक स्टैटिस्टिशियन है। आप चुनावी रणनीतिकार बोले, हाँ, संख्या की समझ और संख्या को कोई इंटरप्रिटेशंस करने के मामले में प्रशांत जी की सानी नहीं है, स्टैटिक्स को बेहतर समझते हैं। तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस लाइन से भी मैं सहमत हूं कि आंदोलन से कुछ नहीं हुआ है। आंदोलन सिर्फ लोगों को गुस्सा को शांत करने का एक जरिया बन गया है। अब की बार 2025 का चुनाव पाटलिपुत्र की धरती, मगध की धरती, सम्राट अशोक की धरती, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती, क्या संदेश देगी देश और दुनिया को, और खास करके भारतीय राजनीति में इसका क्या असर होगा, इस पर थोड़ा सा। भारतीय राजनीति में बिहार का चुनाव या बिहार के, ये बात NDA वाले लोग का इस बात से ठीक ठाक है, बिहार अब एक स्टेज पर आ गया है जहां से ऑफ हो सकता है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, लेकिन अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। और इन सारे समस्याओं का जड़ पिछले 20 सालों में, जैसे यशवंत देशमुख जी की बात को मैं कोट कर रहा था कि पटना की सड़कों पर घूमो तो तमिलनाडु की राजनीति समझ आए, लेकिन दरअसल यही हमारी समस्या भी है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि बिहार के लोग इतने प्रबुद्ध हैं, फिर भी आज जातिवाद से ग्रसित है। वो जातिवाद के आधार पर ही होता है, चाहे महागठबंधन, चाहे कि कोई अति पिछड़ा का बेटा कहता है, कोई पिछड़ा का बेटा कहता है। हम बिहारियों में जातिवाद को लेकर भी हम बहुत ज्यादा घोर जातिवादी दक्षिण के राज्यों से ज्यादा नहीं है। हमारे में बिहार की जातिवाद की पूरी मोर्चे होती है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। केरला में भी जातिवाद होता है, उसकी चर्चा नहीं होती, बिहार की जातिवाद की चर्चा है, उसके कारण मैं बता रहा हूँ। आप चले जाइए महाराष्ट्र, वहां पर लोग बोलेगा भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, अब तब आएंगे जातिवाद पर बतियाएंगे, इसलिए नहीं पता चलता है, कवर फेस लग जाता है। बिहार के लोग भारत माता की जय, और उसके बाद हम राजपूत है, ब्राह्मण है, जादव है, दलित है, सीधे शुरू हो जाते हैं। तो बीच वाला लेयर नहीं, हम जय बिहार नहीं करते। तो प्रशांत किशोर तो जय बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के मैनिफेस्टो बनाने के लिए, बिहार को प्राइड करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारे DNA में ये चीज है नहीं। बदलाव हमारे DNA को तो देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य को, जो मैं मानता हूँ कि इस देश में जो दीक्षित है और जो राष्ट्रवाद की जो जिस गर्व से निकलता है, वो आदिगुरु शंकराचार्य से दीक्षित देश है, उसी के गर्व से, उसी गर्व से निकलता है। अद्वैतवाद के सिद्धांत जैसे बहुत शानदार चीज उन्होंने दिया, उनके शास्त्रार्थ को भी चुनौती इसी धरती पर हुई। अच्छा चलिए, लंबी हो रही है, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे, समापन करेंगे, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि अब की बार बिहार में NDA वापसी कर रही है या महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रही है? आप हाँ या ना, या थोड़ा सा विश्लेषण करके बता दीजिए। अरे अभी 2 सर्वे का मैं देख रहा था, 2 सर्वे नहीं, आपका एनालिसिस क्या करता है? मेरे एनालिसिस के हिसाब से RJD थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा पीछे चल रहा है। NDA बढ़त बनाए हुआ, बढ़त हमको लग रहा है, दिखता है। और प्रशांत किशोर तो उनकी उपस्थिति तो किंग मेकर वाली स्थिति होने जा रही है। या तो उनके मतलब सीटों में भले तब्दील ना हो उनके वोट, एक जब देखिए मल्टीपोलर जब इलेक्शन होता है तो 1% वोट का स्विंग जो है
रिजल्ट को बहुत मतलब अब की बार हो सकता है। आपके अनुसार बिहार में त्रिकोणात्मक लड़ाई की संभावना त्रिकोणात्मक भी हो सकता है, चौकोणात्मक भी हो सकता है, कोई सेटिस्फाई नहीं है अभी तो, कोई कंक्लूडिंग रिपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल गठबंधन का तो आया ही नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने लिए भी मजबूत जमीन तलाश कीजिए। हमारे और स्ट्रॉन्ग इस स्थिति है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।